मैं एनालिसिस कर रहा था कि योगा का जो है इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप इसमें देखिएगा हमारे योगियों ने, हमारे पूर्वजों ने कितनी रिसर्च करी है। हमारे जो जितने भी पूर्वज थे, हमारे योगी थे, उन्होंने काफी रिसर्च करी है मेडिटेशन में, योगा में। तो हम चले जाते हैं एकदम प्राचीन काल में, इतिहास में। तो सबसे पहले क्या था, हमारे वेदांत थे, वेदास थे। तो 4 वेदों में योगा का वर्णन था। जैसे कि लोगों को ये पता था कि मोक्ष क्या है, थॉटलेस कंडीशन होना, तपस्या करो, पूजा करो, ध्यान करो। ध्यान भी पता था, थॉटलेस कंडीशन भी पता थी, सांसों पे फोकस करो, ये भी पता था। पर ये ज्ञान जो था, ये लिखित रूप में नहीं था। लिखित रूप इन द सेंस कि ये गुरु के द्वारा शिष्य को बताया जाता था। ऐसा नहीं था कि कोई टेक्स्ट बुक हो, जैसे कोई ग्रंथ हो जिसमें ये चीज लिखी जाए। अब धीरे धीरे आइए, वेदों के बाद अब महाभारत के पीरियड में आइए, राम भगवान के पीरियड में आइए। वहां भी तपस्या के फॉर्म में, ध्यान के फॉर्म में, सांसों पे फोकस। मगर क्या हर कोई सांस पे फोकस लगा सकता है? सवाल ये था। तो ये गुरु और शिष्य की एक परंपरा चलती थी कि गुरु शिष्य को ज्ञान देगा, मगर कोई लिपि, कोई लेखन में नहीं था। महाभारत काल में भी आप देखोगे लोग तपस्या करते थे, ये सारी चीज आपको मिलेगी। लोगों को मोक्ष का मतलब पता था, मगर एक सिस्टमेटिक प्लान वे में कोई भी स्क्रिप्ट थी नहीं। अब धीरे धीरे अगर आप देखोगे कि भगवत गीता में कन्हैया जी ने योग को बोला है, काफी बोला है। उन्होंने योग में ऐसे अपान वायु का प्राण वायु में हवन जब ये हो जाता है, यानी अपान वायु बोले तो जो नाभि से नीचे जाती है, प्राण वायु बोले तो जो नाभि से ऊपर जाती है। जब आप बंद लगा लेते हो, स्वाभाविक लगता है तो वो इंटरसेक्ट कर जाती है, तो उस जगह ऑटोमेटिक ध्यान लग जाता है। कोई लिखित रूप में ये था नहीं। फिर ये लिखित रूप में कैसे आया, जिसका प्रचार हुआ, जिसको एक सिस्टमेटिक वे में लेकर आए। तो सबसे पहले उसमें जो सिस्टमेटिक वे में लेकर आए वो थे पतंजलि योग, पतंजलि जो योग सूत्र में लेकर आए। उन्होंने उसको एक पैटर्न बना दिया कि उस पैटर्न के अनुसार आप कीजिए। आप पैटर्न बोले तो यम, नियम, आसन, आसन के बाद आपका क्या कहते हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये उन्होंने अपने अष्टांग योग के उन्होंने जितने भी पैटर्न थे वो लिख दिए। मतलब जो चीज स्कैटर्ड थी और जो गुरु शिष्य से मिलती थी, एक सिस्टमेटिक वे में लिखित नहीं थी, तो उन्होंने पतंजलि योग सूत्र है उसको सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टमेटिक वे में लेकर आए। अब सिस्टमेटिक वे में लेकर आए, मगर प्रॉब्लम क्या थी? क्या इतने सारे आसन थे? उनके हिसाब से आसन का मतलब स्टिल फॉर्म में हमको बैठना, एक स्टिल में बैठना जिससे कि हम ध्यान लगा सकें। मगर कैसे स्टिल फॉर्म में बैठना है, इसका वर्णन नहीं मिलता। पतंजलि योग सूत्र और उनसे पहले का कितने सारे आसन हैं, कितने सारे बंद हैं, ये सब नहीं। प्राणायाम में जैसे भस्त्रिका हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये उससे पहले पतंजलि योग सूत्र उनके टाइम से नहीं मिलता। अब ये कैसे आया? तो अगर आप एक दिमाग लगाओ और एनालाइज करो, योग में कहीं ना कहीं दो चीज का हाथ है। कि अगर, शायद मुझे ऐसा लगता है, अगर तंत्र नहीं होता तो योग नहीं होता। कहीं ना कहीं योग और तंत्र एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब आप पूछिएगा कैसे, उसकी स्टोरी पर आएंगे। तंत्र और योग इंटरकनेक्टेड है। अब पतंजलि योग सूत्र के बाद धीरे 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 बस वो डेफिनेशन चलती रही। उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे हम आसन कर सकते हैं कि मैं लंबे टाइम तक स्टिलनेस में बैठ जाऊं, आराम से सुखपूर्वक मैं लंबे टाइम तक बैठ जाऊं, मेरा पैर ना सोए। प्राणायाम कैसे कर सकते हैं, इसके कितने फॉर्म है। तो ये धीरे धीरे इस पे एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, तो आप देखिएगा। गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे, मसेंद्र नाथ थे। जो मसेंद्र नाथ थे वो तंत्र के भी ज्ञाता थे,
काफी बड़े ज्ञाता थे। मेरे ख्याल से शाक्त के वो शाक्त परंपरा के हिसाब से वो चलते थे। उनको तंत्र विद्या में बहुत अच्छी नॉलेज थी, काफी अच्छी नॉलेज थी। तंत्र का मतलब टेक्निक होता है। टेक्निक, किस टेक्निक से हम अपने विचारों को शून्य कर लें। उसमें आप प्राण को यूज कर सकते हो, एनर्जी को यूज कर सकते हो। तो तंत्र का कुछ चीजें जो होंगी वो आपको योगा में मिलेंगी, जैसे कुंडलिनी, ये कॉन्सेप्ट तंत्र से आया। चक्रास, ये कॉन्सेप्ट तंत्र से आया। चक्रास के बाद आपका नाड़ीज, ये कॉन्सेप्ट तंत्र से आया। अब यही कॉन्सेप्ट आपको योगा में भी मिलेगा, मगर दोनों पाथ अलग अलग है। मगर कहीं ना कहीं ओरिजिन ऐसा लगता है कि तंत्र से ही, कहीं ना कहीं काफी चीज तंत्र से ली गई है। मुद्रा, मुद्रा किससे आया? तंत्र से आया। और गुरु गोरखनाथ ने योगा को हाई स्केल में जो लेकर गए, योगा को, उसमें गुरु गोरखनाथ जी का, भगवान गुरु गोरखनाथ का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर गुरु गोरखनाथ लिखते नहीं, उन्होंने लिखा नहीं था, अब उसके लिए भी बताएंगे, उन्होंने उसको वापस कलेक्ट किया। जैसे पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने एक, उनको एक सूत्र बना दिए, वो सूत्र को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। जैसे आसन तो बना दिया कि आसन का मतलब मुझे स्टिलनेस में बैठना है, मगर स्टिलनेस में बैठूंगा मेरे पैर दर्द हो जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, अलग अलग क्रियाएं बनाई, अलग अलग एक्शन बनाए। जैसे कुछ आसन, पवन मुक्त आसन या कोई भी आसन हो, तो उसमें गुरु गोरखनाथ ने वो स्टार्टिंग करी थी। हम इस पोज में करें तो ये आसन होगा, विपरीत करनी आसन होगा, या बहुत सारे आसन होंगे। मैं आसन, आप कॉन्सेप्ट का समझिए, मैं ये नहीं बोला कि विपरीत करनी गुरु गोरखनाथ ने बनाया है, मगर ऐसे आसनों का निर्माण किया उन्होंने। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र में केवल सुखासन में बैठ जाएं, मगर इसमें बहुत सारे किस, हम क्या करें जिससे हम सुखपूर्वक बैठ जाएं, तो उसकी जो चीज थी उस पर गुरु गोरखनाथ की, भगवान गुरु गोरखनाथ की रिसर्च हुई। अब प्राणायाम का मतलब तो सांसों पे फोकस हो गया, मगर प्राणायाम में हम कैसे करें कि हमारा सांसों पे फोकस हो जाए। तो उसमें जो प्राणायाम लेकर आए कि भस्त्रिका, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, तुम्हारे जितने भी प्राणायाम लेकर आए, उसमें गुरु गोरखनाथ का बहुत बड़ा योगदान था, काफी बड़ा। और गुरु गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ, जो कि एक तंत्र के ज्ञाता थे। तंत्र का मतलब ये नहीं कि जादू टोना, तंत्र का मतलब ध्यान को पाने का एक परम सत्य। अब उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से नॉलेज ली होगी अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ से। जैसे मुद्रा, मुद्रा वहीं से आई। आपका चक्रास, चक्रास तंत्र से आया। तो उसको क्लब करके एक कंप्लीट पैकेज दे दिया गुरु, भगवान गुरु गोरखनाथ ने। और गुरु गोरखनाथ को तंत्र की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी, काफी तगड़ी नॉलेज थी। अब गुरु गोरखनाथ ने क्या दी, बनाया हठ योगा प्रदीपिका, जो उन्होंने वो इस पर भी हम बाद में आएंगे। अब उसके बाद, गुरु गोरखनाथ के बाद, ये जो हठ योगा था, कहीं लिखित नहीं था, कहीं भी लिखित नहीं था। तो उसको जो लिखा, स्वामी स्वात्माराम ने लिखा। जो स्वामी स्वात्माराम थे, उन्होंने हठ योगा प्रदीपिका लिखी। जो गुरु गोरखनाथ के स्क्रिप्चर्स होंगे, फोटो होंगे, जो भी चीजें होंगी, उन्होंने रिसर्च करके उसको लिखा। स्वामी स्वात्माराम ने हठ योगा प्रदीपिका करके लिखा। उसमें उन्होंने सारे हठ योगा को समझा, उसको लिखा, प्राणायाम का क्या यूज है, आसन का क्या यूज है, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी। लिखित फॉर्म में जो आई, उसमें स्वामी स्वात्माराम का बहुत बड़ा रोल है हठ योगा प्रदीपिका को लिखकर। और हठ योगा कौन लेकर आए? गुरु गोरखनाथ। अगर आप हठ योगा देखोगे, तो हठ योगा में केवल 13 आसन है, ज्यादा नहीं है कि आजकल इतनी वैरायटी ऑफ आसन है। हठ योगा में 13 आसन है। उस आसन का पर्पस क्या था कि इन 13 आसनों को मैं कर लूं और रेगुलर करूं, तो मैं ध्यान की अवस्था में जा सकता हूं। अब एक बात गौर करना, हठ योगा प्रदीपिका में सूर्य नमस्कार नहीं है, वो बाद में आया है काफी। इवन घेरंड संहिता में उसके बाद हठ योगा प्रदीपिका को लेकर और रिसर्च हुई, हठ योगा को लेकर और रिसर्च हुई। तो घेरंड ऋषि थे, तो घेरंड ऋषि ने घेरंड संहिता बना दी। हठ योगा में 13 आसन है, घेरंड संहिता में 32 आसन है। लगभग दोनों लगभग सिमिलर ही है, उसको बस और स्प्लिट कर दिया। जैसे हठ योगा में ध्यान को समाधि बोल दिया गया, उसमें उन्होंने ध्यान को अलग कंपोनेंट रखा, समाधि को एक अलग कंपोनेंट रखा। सत्कर्म दोनों में है, तो लगभग दोनों सेम ही है। मगर हठ योगा में 13 आसन है
और घिरंड संहिता में 32 आसन है। तो हमारा दिमाग ये होना चाहिए कि वो 13 आसन और 32 आसन समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ। यानी उस गुरु गोरखनाथ जी के समय में 13 आसन सफिशिएंट थे ध्यान में जाने के लिए। जब हमारे घिरंड संहिता इन्होंने लिखी, ऋषि घिरंड ने, तो उन्होंने सोचा कि 32 आसन कर दें, जिससे कि प्राणों का फ्लो सही ढंग से होता रहे और व्यक्ति ध्यान में चला जाए। तो अब उसके कॉन्टेक्स्ट पे जाइए। गुरु गोरखनाथ ने इतने सारे प्राणायाम लेकर आए, वही प्राणायाम हमारे घिरंड संहिता में आ गए। तो हमने उसको और रिसर्च करके और अच्छा किया। ठीक है, तो स्वात्माराम ने, जो गुरु गोरखनाथ ने जो पूरा हठ योगा किया, जो लोगों को प्रचार किया, उसको लिखित फॉर्म में जो लेकर आए, स्वामी स्वात्माराम लेकर आए। तो अगर आप ये काल देखिएगा तो इसमें काफी रिसर्च हुई है। अब गुरु गोरखनाथ आ गए, घिरंड संहिता में 32 आसन आ गए। अब आप देखो कि कितनी वैरायटी ऑफ आसन है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर ये सूर्य नमस्कार एक महाराष्ट्र, शायद आज के डेट में महाराष्ट्र होगा, वहां एक राजा थे, हमारे यहाँ सूर्यदेव की पूजा होती है ही। तो उन्होंने योगिक के फॉर्म में, पोस्चर्स के फॉर्म में क्यों ना हम उनको पूजा करें, और उसका उद्देश्य क्या था कि हम पोस्चर्स के फॉर्म में पूजा करेंगे तो हमारा योगा भी हो जाएगा, मतलब आसन की क्रिया हो जाएगी, जिससे मैं स्टिलनेस में बैठूं, आराम से आलती पालती मार के बैठूं, तो मैं ध्यान लंबे टाइम तक लगा सकता हूं। तो उन्होंने आसन लेकर आए। फिर कृष्णाचार्य जी आ गए, काफी लोग आए जिन्होंने कैरी करते गए, कॉन्सेप्ट समझ के, जो हमारे पूर्वजों ने दिया, उसको हम ध्यान में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, आप ध्यान करोगे तो आप आसन में तो बैठोगे, आलती पालती मार के बैठोगे, और मुश्किल काम क्या आलती पालती मारकर बैठना। तो उसके लिए ये पूर्वजों ने भी ये प्रॉब्लम फेस करी होगी। तो गुरु गोरखनाथ के टाइम में कि तेरे आसन बहुत हैं, अगर आपने तेरे रेगुलर कर लिए तो आप उसके अनुसार बैठ जाओगे। मगर धीरे 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 करके समय बदलता गया, लोगों की प्रॉब्लम बदलती गई, लोगों का शरीर जल्दी अकड़ जाता होगा, तो उस कारण 32 आसन आ गए घिरंड में। फिर और काल बढ़ता गया, तो उस काल में सूर्य नमस्कार भी आ गया। तो इतने सारे सीक्वेंस ऑफ आसन आ गए। मगर इससे हमको क्या निकलता है कि आसन का कॉन्सेप्ट क्या है, आसन हम क्यों करते हैं जब मुझे ध्यान में जाना है। और आसन का मतलब मेरा यह है कि मैं आलती पालती मारकर बैठ जाऊं, मगर मैं तो इतने सारे पोजेस कर रहा हूं। तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जब आप ध्यान करने जाओ, जब आप आसन का मूवमेंट करोगे, कभी आप करके देखना, आप सुबह उठो, आलती पालती मार के बैठ जाओ, आपका पैर सो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। जब आप अपने अपने शरीर को चला लो, मूवमेंट करा लो, तो आप लंबे टाइम तक बैठ सकते हो। तो वो कॉन्सेप्ट को लेके आसन को इतना एक्सप्लोर हुआ। मगर अब क्या हो रहा है, लोग आसन की तरफ तो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मगर ध्यान की तरफ नहीं कर रहे। पतंजलि योग सूत्र ने जो डेफिनेशन दी ध्यान की, क्या दी? चित्त वृत्ति निरोधा। आपके माइंड में जितनी भी स्टफ आ रहे हैं, उसको रोकने का तरीका है योगा, उसकी डेफिनेशन है योगा। रीजन क्या है कि हमारे जो विचार है, हमारे बॉडी, हमारे दिमाग में करोड़ों विचार आते हैं, मगर उसमें से कुछ ही विचार तो प्रोडक्टिव होते हैं, बाकी एनर्जी तो वेस्ट हो रही है। आप उस एनर्जी को प्रिजर्व भी नहीं कर पा रहे हो, वो थॉट्स के फॉर्म में आपको ही परेशान कर रहे हैं। करेक्ट? तो उसको, अगर हम उसको हाइबरनेट कंडीशन में लाते हैं, जो जरूरत है वही सोचें, जो जरूरत फालतू की नहीं है, जो नेगेटिवनेस है उसको हटा दें, यही तो योगा है एक तरीके का। तो यहां तक हमारी जर्नी रही। अब अगर आप देखोगे विज्ञान भैरव तंत्र में 112 क्रिया है, तो वो 112 क्रिया कैसे आ गई? तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, विज्ञान भैरव तंत्र जो है, भैरव और भैरवी का संवाद है। शिव जी का भैरव रूप और माँ काली का भैरवी रूप, इसका जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, वो विज्ञान भैरव तंत्र है। तो उन्होंने बहुत सारे टूल टेक्निक्स लेकर आए ध्यान में लाने के लिए। तो अगर आप सब पे एनालाइज और रिसर्च करोगे, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि विज्ञान भैरव तंत्र से हमको ये मिला, हठ योगा प्रदीपिका से ये मिला। अब हठ योगा में हमारे इतने सारे आसन हैं, उसका ऑब्जेक्टिव है ध्यान। मुद्रा है, मुद्रा का मतलब क्या होगा? साइंटिफिक फॉर्म में जब आप मुद्रा लगाओगे तो आपके प्राण फ्लो होते रहेंगे, एक सर्कुलेशन होता रहेगा। ठीक है, शायद ऐसा भी हो मुद्रा का कि आप आसन के बाद मुद्रा लगाते हो, तो आपका जो करंट, आपकी बॉडी में जो प्राण फ्लो हो रहे हैं, तो
तो आपके प्राण सही ढंग से फ्लो होते रहे, और जब आपका बॉडी का जो प्राण, उसको आप इलेक्ट्रिक करंट मान सकते हो, अगर ये सही ढंग से फ्लो होता रहेगा तो शायद बॉडी सोए ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, बॉडी एक्टिव रहे, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम आइडल कंडीशन में बैठते हैं तो बॉडी सो जाती है, ये भी एक रीजन हो सकता है। ट्राई टू थिंक इट। तो ये बहुत सारी चीजें आई। अब क्या हुआ, ये एक जर्नी निकली योगा की, फ्रॉम द स्टार्ट टिल यहां तक। वह उसके बाद जो मुझे लगता है, जो रिसर्च हुई ध्यान क्रिया योग को लेके, उसमें जो मेरा नॉलेज है शायद गलत हो सकती है, बट जो मेरा एनालिसिस है उसमें बिहार स्कूल ऑफ योगा ने बहुत रिसर्च करी है। अगर आप, मतलब मेरे लिए जो सोर्स ऑफ लर्निंग है, जहां से मैं समझा हूं, जिसने योगा को विज्ञान से जोड़ा, मेडिटेशन को विज्ञान से जोड़ा, वो बिहार स्कूल ऑफ योगा ने जोड़ा। स्वामी सत्यानंद सारस्वत जी, उनके गुरु थे स्वामी शिवानंद सारस्वत जी, उनके शिष्य थे निरंजनानंद सारस्वत जी। तो मेरा जो इन्फ्लुएंस हुआ मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, वो हुआ बिहार स्कूल ऑफ योगा, और खासकर स्वामी सत्यानंद सारस्वत जी की कुंडलिनी तंत्र क्रिया, आसन, प्राणायाम, उन्होंने चीजों को बहुत एक इजी फॉर्म में रख दिया। अब हमारा काम है इसको और आगे बढ़ाना। तो यहां हमारा बनता है कि हमारे दिमाग में यह होना चाहिए, हम आसन क्यों करते हैं, हम प्राणायाम क्यों करते हैं, प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार कैसे आएगा, मुद्रा की जरूरत क्या है, क्या इंटरनली ऐसा हो रहा होगा कि मुद्रा हमें मदद कर रही होगी। यहां हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, यही तो एक इवोल्यूशन है। पुराने टाइम में रिसर्च थी, मानो कि वेदों के टाइम में जब लोगों से मेडिटेशन योगा की जर्नी मिल रही थी, तो ये वर्बल फॉर्म में मिल रही थी। जब कोई चीज वर्बल फॉर्म में होगी, रिकॉर्डेड नहीं होगी, पहले ऑडियो कैसेट तो सीडी तो होते नहीं थे, तो रिकॉर्ड किस में होते थे, टेक्स्ट बुक में। और जब वर्बल हो रहा है कम्युनिकेशन, वो शब्दों के द्वारा, तो वो कहीं लिखित तो रूप में होगा नहीं। तो चीजें इसमें, काफी चीजें डिसअपियर भी हो गई होंगी। फिर धीरे 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 गुरु गोरखनाथ ने उनको कलेक्ट किया, फिर कलेक्ट करके उन्होंने भी पिक्टोरियल फॉर्म में किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होगा। फिर हमारे उसको स्वात्मा राम जी ने टेक्सचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, फिर घेरंड में आ गया। तो आप इसको एक जर्नी को समझो। इसका सार ये है कि हर जगह से रिसर्च हो के लाखों साल की रिसर्च है, और लाखों साल की रिसर्च समय के अनुसार से बदलती गई। 13 आसन थे, 32 हो गए और ज्यादा हो गए। ठीक है, तो वो क्यों हुए, इसको सोचने का विषय है। और दूसरा, अब भी योगा में रिसर्च की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप देखो, आज से मान लो 40 साल पहले आपके घर में फैन था, वो फैन कितना इंपैक्टफुल था, अब फैन कितना इंपैक्टफुल है। पुराना जो बल्ब था, 100 वाट का जो पीला वाला बल्ब आता था, जिससे हाथ जल जाते थे, उससे लाइट कितनी आती थी, घर कितना प्रकाशित होता था। अब सीएफएल में 20 वाट से कितना होता है। तो अगर हम पुरानी चीज में रिसर्च नहीं करेंगे, तो वो चीज आगे कैसे निखर के आएगी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो उसमें हम सबको योगा को सोचना होगा, उसमें रिसर्च करनी होगी कि हम आसन करने से क्या करें। एक मोटा आदमी है मान लो, या एक आदमी है जिसका साइज बड़ा है, वो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या वो ध्यान नहीं कर सकता? अब ध्यान में जाने के लिए आसन की जरूरत है। तो हम ऐसी ऐसी क्या टेक्निक बना दें कि मोटा आदमी भी अपने बॉडी के प्राण को फ्लो करा ले आसन करके, और ध्यान पे बैठ जाए, तो उसको भी बेचारे को शांति मिल जाए, वो भी थॉटलेस कंडीशन में चला जाए। करेक्ट? तो यहां हमको उसमें समझना है, बैक ट्रैकिंग करनी है। बैक ट्रैकिंग का मतलब इतिहास में जाओ, उसका कॉन्सेप्ट लेकर आओ, और नए समय के अनुसार उसको मॉडर्न कर दो। इसलिए मॉडर्न योगा, रिसर्च, साइंस, ये सब टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। अगर आप जो भी लोग हैं ध्यान सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें, हमसे कांटेक्ट करें, हम हेल्प करेंगे। धन्यवाद। हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, एक एक चीज को पढ़ के, समझ के, अध्ययन करके उसको सामने ला रहे हैं। ठीक है, और जब बुद्धिजीवी व्यक्ति जिसने अध्ययन किया हो, हम किताब क्यों पढ़ते हैं? किताब पढ़ने से क्या होता है? किताब पढ़ने से नहीं होता, फिर उसका मनन करने से, उसका मंथन करने से जो सार निकलता है, वो भी तो एक तरीके का अमृत है। वो एक नया जीवन देता है, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है।
तो क्यों ना हम सब मिलके उस पर विचार ग्राइंडिंग करें। जब भी हमारे चैनल का नाम है विचार ग्राइंडर, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो मिलके ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, सब मिलके ध्यान योग को समझें। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे योगियों ने इतना हमको ज्ञान का सागर दिया। अब हमारा काम क्या बनता है, उसको मॉडर्न लोगों के लिए, मॉडर्न सोसाइटी के लिए लेकर जाना। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।